हेलो गाइस। मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल सैन एकेडमी पर। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में। तो जो 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को गाइज मैं बताते चलूँगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल पिन पॉइंटेड मटेरियल यहाँ पे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी शब्द कहें कि वो आपके सिलेबस से या फिर आपकी जानकारी से अलग की बात है। बिल्कुल पिन पॉइंटेड है, तो आप पढ़ें। और हम लोग करते हैं स्टार्ट। लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इंडिया का एक एंटी स्पाइनेज यानी जासूसी के खिलाफ एक एक्ट है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी, जब ब्रिटिश राज्य कर रहे थे हमारे इंडिया पे, तब ये एक्ट लाया था उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स को मेंटेन रखने के लिए। अब हम बात करेंगे गाइस कि ये जो एंटी स्पाइनेज है, इसका मतलब है कि स्पाइनेज का मतलब है जासूसी। और जासूसी के खिलाफ एक एक्ट जो लाया गया था उस समय, ये काफ़ी ज़्यादा कोर्सिव एक्ट था और आज भी है। फिर भी अब सवाल उठता है कि भारत सरकार जब हम आज़ाद हुए तब भी इसका औचित्य क्या है, क्यों इसको रखा गया है। तो वो समस्याएं जो उस समय डिफाइन की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, कमोबेश सीक्रेट्स तो अभी भी रखने जरूरी हैं। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे संस्थान हैं, ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी सीक्रेट दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए, एनिमी कंट्री के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस एक्ट की ज़रूरत तो अभी है। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हेल्पिंग द एनिमी स्टेट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग अ स्केच, अ प्लान, अ मॉडल और भी ऑफिशियल सीक्रेट, चाहे वो कोड हो या पासवर्ड हो। तो आप एनिमी स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कि पाकिस्तान, या फिर जैसे अभी हाल के दौर में जो इंडो चाइना बॉर्डर, अगर वहाँ पे लड़ाई चल रही है या फिर सिचुएशन बड़ा ही इंटेंस है, तो चाइना भी हमारे लिए एक एनिमी स्टेट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर ऐसा कुछ भी, चाहे वो स्केच हो, मॉडल हो, प्लान हो, मॉडल का मतलब ये है कि कोई 3D या 2D मॉडल, स्केच या प्लान, या फिर पासवर्ड या कोड्स। गाइस, कोड्स वो होते हैं जो मिलिट्री मेनली यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था हमारे यहाँ, तो बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे जो कि कोड पे बेस्ड थे। तो ऐसे कोड्स भी शेयर करना वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है हमारे कंट्री के लिए, हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, इसीलिए उसकी मनाही की गई है। अब किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट करें, बोल के करें, लिख के करें, किसी भी तरीके से करें, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसके लिए जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं गाइस कि नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इसको हम देखते हैं। एक तो ऑफिशियल कोड जिसकी मैंने अभी बात करी, पासवर्ड्स वगैरह, जो कि मान लीजिए कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जिसके पासवर्ड, या फिर ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसके पासवर्ड, जैसे मान लें कि एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक जो ये बम है उसको बनाने की कुछ पासवर्ड ऐसे हो सकते हैं जो कि अगर शेयर किए जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो प्लान, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नोट्स या डॉक्यूमेंट जो कि इंफॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं, इसको डिसेमिनेट करना, इसको किसी दूसरे एनिमी कंट्री को बताना, ये बिल्कुल खतरनाक है। और इसीलिए इस एक्ट को इम्पोज किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे भारत में। जब हम फ्री हो गए हैं तब भी ये लागू है। अब हम बात करेंगे गाइज कि ये स्पाइंग और स्पॉयनेज मतलब जासूसी कवर किस एक्ट के अंदर होता है, मतलब इस एक्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शंस जो हैं, ये सेक्शन 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ गाइज कि ये तो स्पाई की बात कर रहे हैं कि आप जासूसी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डिफेंस एकेडमी है, इंस्टीट्यूशन है, आप उसके अगल बगल
कोई हिडन कैमरा है या फिर आप उसके अगल बगल टहल के उसका मैप बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, तो ये जासूसी है। लेकिन इसके अलावा जो भी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट ने मना किया है, उसको करना सिर्फ मतलब जासूसी के अलावा, एक्सेप्ट जासूसी, तो एक्सेप्ट स्पाइंग, जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे आएंगे सीक्रेट इंफॉर्मेशन, वो आएंगे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग और भी कुछ चीज़ें शामिल है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गाइस, अंडर सेक्शन 5 बोथ द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड। ठीक है, दोनों लोगों को सजा हो सकती है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी जो मैसेज सेंड कर रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं, दोनों लोगों को सजा हो सकती है। और वो सजा कितने दिनों की हो सकती है? वो सजा 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरे जिंदगी भर की सजा हो सकती है पूरा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस, हालांकि ये तो ठीक है कि भाई सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने गलती की है, जिनने जुर्म किया है, उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस एक्ट का बहुत ही मिसयूज भी देखा गया है, और न सिर्फ आज से बल्कि बहुत पहले से मिसयूज। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी तब तो मिसयूज होता ही था, वहाँ पे तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो हमें अत्याचार किया है यहाँ पे। लेकिन जब हम आज़ाद भी हो गए तब भी इस एक्ट का मिसयूज हुआ है। बात कर रहे हैं कि सेक्शन 5 में कुछ प्रावधान ऐसे हैं इसके सब सेक्शन में, विच डील विद द पोटेंशियल ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी संभावित जो खतरे हैं, जो इसका जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा है, उसमें अगर कहीं लीकेज होता है, कहीं स्पाई की जाती है, कहीं जासूसी की जाती है, तब ये एक्ट पनिशेबल बनाता है लोगों को जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन एक चीज़ और है कि बट इट इज़ यूज फॉर बुकिंग जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, उनको ऐसे ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है या फिर जेल में डाला जाता है जो उनका लीगल अकाउंटेबिलिटी है, जो कर्तव्य है उनका, एक तरीके से जो उनकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के वजह से भी उनको जेल में डाला जा सकता है। जैसे लिखा है कि पब्लिसाइज इंफॉर्मेशन दैट में कॉज एम्ब्रेसमेंट टू द गवर्नमेंट और द आर्म फोर्सेस। अब इसका केस गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे नीचे। यानी ऐसा आपको पता है कि गवर्नमेंट से बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना, और जर्नलिस्ट का एक कर्तव्य है कि उसको बिल्कुल फेयर होके, ऑब्जेक्टिव होके वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाए। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट को तो रास आएगी नहीं, क्योंकि अब उसने गलती किया है, और किसी को गलती मतलब उसकी बताना किसको आज तक अच्छा लगा है, तो ये इसी वजह से इसका मिसयूज भी बहुत हुआ है। हम इसका केस देखेंगे नीचे चल के। गाइज अब बात कर रहे हैं कि द सेकेंड प्रेस कमीशन जो था, इसी मिसयूज के चलते जो था उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई इसको स्क्रैप्ट कर दिया जाए, इस सेक्शन को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये बोला था सेकेंड प्रेस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में। आपको पता होगा कि सेकेंड प्रेस कमीशन का रिकमेंडेशन जो था वो कब से था, वो 1978 से लेके 80 तक का था। 2 बार हालांकि सेकेंड प्रेस कमीशन का गठन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 1976 तक तो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद सेकेंड प्रेस कमीशन का गठन हुआ, फिर जनता दल गवर्नमेंट आई तो दूसरा भी सेकेंड प्रेस कमीशन आ गया। इसकी बात हम बाद में करेंगे गाइज, किसी दूसरे दिन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं बताता हूँ। हालांकि वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। तो बात कर रहे हैं कि अब एक केस रिसेंटली हुआ था 2019 में, एक राफेल डील हुआ था, जहाँ पे हिंदू न्यूज़पेपर ने एक खबर पब्लिश की थी, जो कि ये डील करता था कि राफेल में कुछ तो करप्शन हुआ है। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने राफेल के मामले में जो एडिटर थे, जो हिंदू के, उनको दोषी ठहराया था। बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते और हम आपको बुक करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। लेकिन गाइज हमारे पास एक और ही बेहतरीन एक्ट है जिसको हम जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, है ना। जैसे कि हमने देखा है कि ये हमें राइट
देता है, हमें एक अधिकार देता है कि आप इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है, आप गवर्नमेंट से उसको डिमांड कर सकते हो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू प्रोवाइड दैट वेरी इंफॉर्मेशन टू यू। अब बात कर रहे हैं कि सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई क्या कहता है कि अगर कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये जो आरटीआई 2005 है इसके बीच में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन हुए तो हमेशा इसी की जीत होगी, यानी ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा किसके ऊपर, ऑफिशियल सीक्रेट के ऊपर 2005 का जो आरटीआई है उसका, यानी आरटीआई ही ऊपर माना जाएगा, इसका बड़ा इफेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो रफाल डील में हुआ था, तो रफाल डील में लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट में ये जानने का हक है, क्योंकि रफाल को खरीदने में, जो विमान है ये, इसको खरीदने में पब्लिक का पैसा लगा है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है भैया कि जो आपको आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए आप इसको मना नहीं कर सकते पब्लिश करने से। तो ये केस रहा। दूसरा केस गाइज एक और हम चर्चा करेंगे नीचे, लेकिन मैं बताता हूँ एक और सेक्शन 24 जो है आरटीआई का, वो कहता है कि इवन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिस्क्लोज करना है इंफॉर्मेशन को ऑन करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। यदि करप्शन हुआ है या फिर कोई मानव अधिकार का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो चाहे वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की एजेंसी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थाएं हो, उनको भी डिस्क्लोज यानी पब्लिक में ये करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। शर्त यह है कि वो करप्शन यदि वहाँ पे इन्वॉल्व रहा है या फिर ह्यूमन राइट का वायलेशन रहा है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में, which compel government to disclose information if public interest in disclosure outweigh the harm to the protect interest। अब यही बात कर रहे हैं कि जो डिस्क्लोज करने के लिए ये बात कहता है सेक्शन 8(2) आरटीआई 2005 कहता है कि क्लैश विद द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट विल प्रिवेल, यानी आरटीआई हमेशा जीतेगा, इसकी बात हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस कि अंडर सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ द आरटीआई, ध्यान रखेंगे सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ आरटीआई क्या कहता है कि गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज इंफॉर्मेशन। कब रिफ्यूज कर सकती है? जब वो क्लासिफाई कर दे, यानी एक कैटेगराइज कर दे कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सीक्रेट है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो गाइज अब यहीं आके सवाल फंसता है। क्यों? क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, वो इसको लूप होल के तौर पे देखते हैं और यहीं पे गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मिसयूज के गवर्नमेंट के। अब हम बात करेंगे वो एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो एक एग्जांपल है इसरो के एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जो हैं थे, हालांकि रिसेंटली उनकी शायद डेथ हो गई है, आप एक बार चेक करेंगे, नंबी नारायण जी। तो इनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा था कि इन्होंने कुछ सीक्रेट्स पाकिस्तान को दे दिए हैं। और इसरो आपको पता है कि हमारे देश की एजेंसी है जो कि सैटेलाइट और रॉकेट से को प्रोड्यूस करती है। बात कर रहे हैं कि ये जो स्पाई का केस था इनके ऊपर, हालांकि बहुत सालों तक ये जेल में रहे, लेकिन इनके ऊपर वो दोष साबित नहीं हो सका। तो फिर क्या होगा? अब जब इतने साल आपको डिटेन करके रखा जाए और आपके ऊपर दोष भी शामिल ना हो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ना। तो ये तो मिसयूज ही है। फिर बात कर रहे हैं कि एक कश्मीर में एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है इफ्तिकार गिलानी। इन्होंने 2002 में, यानी 2002 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। मतलब एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने वो रिपोर्ट डॉयचे वेले, जो कि जर्मनी का एक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो और टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट करता है, तो इसको ये इन्होंने न्यूज़ ये बेचा था। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर जो कि फ्राइडे टाइम्स एंड नेशन थे, द नेशन, इसमें भी इन्होंने अपना आर्टिकल भेजा था।
अब क्या था, ये आर्टिकल रिलेटेड किससे था, ये था कि जो वहाँ की कश्मीर में जो ट्रूप्स लगे हैं, जो आर्मी के जवान थे, कथित तौर पे इन्होंने बोला था कि ये जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा किया होगा उन्होंने। तो अब इनके लिए इनको जेल में डाला गया और ये केस है। अब इसमें हम नहीं जाएंगे कि क्या गलत था क्या सही था, अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना टेक लेगी। लेकिन ये जो माधुरी गुप्ता का एक केस है, और ये भी इंडियन हाई कमीशन की जो एक अधिकारी रही हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तो इनको 3 साल की जेल दी गई। क्यों? क्योंकि इन पे एलिगेशन है कि इन्होंने पास किया था कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू द आईएसआई। अब आईएसआई कौन है? पाकिस्तान की जो एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, उसी तरीके से वहाँ की एक स्पाइंग एजेंसी है। तो हम बात कर रहे हैं कि सेन एकेडमी, यहाँ पे जो लिखा है गाइज मेरा चैनल, इसमें आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर आप ऐसा करें। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे, लिखा है द सेकेंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्टेड द रिमूवल डैश फ्रॉम द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इस क्वेश्चन का गाइज आंसर करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी वीडियो में देखा है। अगर आपको अभी तक वो मतलब वो कंटेंट अभी नहीं दिखा है या आपने ध्यान नहीं दिया, तो वीडियो को यहाँ पहुँच करके जाके आप पीछे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। गाइज मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का सब पेपर 2 होता है, उसके लिए मैं पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। आपको इसमें कहीं से भी कोई मटेरियल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 डेज का कंप्लीट कोर्स है। और इसके अलावा आप इसमें मिलेगा क्या क्या आपको 2 घंटे का लाइव सेशन मिलेगा, पिन पॉइंटेड नोट मिलेंगे। और लाइव सेशन में मैं इसी तरीके से बाइलिंगुअल वे में पढ़ाऊँगा, और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे क्लास उसके, और बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन और यूनिट वाइज फिर से रिवीजन और मॉकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट भी होगा। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमारी टीम और मैं मिलके कराऊंगा। तो PYQ सेशन भी होगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी उसका होगा, और पूरे आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, क्वेरी होते हैं, आपको उसका आइकॉनिक गाइडेंस आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप पेपर 2 ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका अगर रजिस्टर करना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं गाइज। तो आज की क्लास यहीं तक। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये मैसेज जो है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये ओपन रहेगा 15 से लेके 30 सितंबर तक। और इसके बाद से जो है हम लोग 1 अक्टूबर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप ज़रूर से इस कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आप JRF और नेट पहली बार में ही करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।